बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे लिए कहने के लिए कुछ बचा अब नहीं है, क्योंकि सभी बातें कह दी गई हैं। लेकिन फिर भी मैं एक दो चीज़ें आपके मुख्य प्रस्तुत करना चाहता हूँ। पहली बात तो हमारे जो वक्ता हैं उन लोगों ने आपको बताया कि अभी हमारी शिक्षा को किस दिशा में घसीट के ले जाया जा रहा है, और वो दिशा पब्लिक स्कूलिंग के प्रतिकूल है। वो दिशा निजीकरण की तरफ है। वो दिशा शिक्षा को प्राइवेट ऑपरेटर्स को सौंपने की तरफ है, और इसके बहुत से दृष्टांत दिए गए। नई शिक्षा नीति के डॉक्यूमेंट के आधार पर और भी जो देश में जो चीज़ें हो रही हैं, किस तरह से प्राइवेट ऑपरेटर्स बहुत सक्रिय हो गए हैं। अगर आप टीवी खोलें तो आपको हर 10 मिनट में लर्निंग के लिए किस तरह से आप अपने को किसी खास वेबसाइट से लॉग ऑन कर सकते हैं। हाँ, और किस तरह से आप सीख सकते हैं। ये हो रहा है, बड़े विस्तृत पैमाने पर हो रहा है। कंपनियां बहाल की जा रही हैं जो कि स्कूल का एक स्कूल बाय स्कूल सर्वे कर रहे हैं। झारखंड से ये रिपोर्ट है, और ये बताने के लिए कि किस स्कूल को रहना चाहिए और किस स्कूल को बंद कर देना चाहिए, और उसके जगह पर दूसरे स्कूल्स आने चाहिए। और वो स्कूल जो हैं सो पीपीपी मोड में हैं। तो ये जो लर्निंग की जो बात कही गई है, वो कोई, मैं कहना चाहूँगा कि ये बहुत चीज़ें जो नई शिक्षा नीति में के डॉक्यूमेंट में कही गई हैं, वो बिल्कुल नई नहीं है। वो कई सालों से चली आ रही हैं, और उसको एक परिणति पर पहुंचाने का प्रयास है। और जैसे कि एक तथ्य है कि भारत में आज़ादी के बाद शिक्षा का अच्छी तरह से फंडिंग कभी नहीं हुआ। जिस स्केल पर फंडिंग होनी चाहिए जिससे कि शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति हो सकती थी, वो कभी नहीं हुआ। और इसके लिए प्रमाण दिए जा सकते हैं, इसके लिए आंकड़े उद्धृत किए जा सकते हैं। लेकिन ये बहुत लोगों का कहना है कि ये चीज़ हुई है। दूसरी बात यह है कि ये लर्निंग का जो है, लर्निंग तो बाहरी एजेंसियों के प्रभाव के चलते, जिनका कि प्राइवेट कंपनी से साठगांठ है, आज ही नहीं बल्कि मिड 1980s से इसके ऊपर जोर दिया गया था। वो मिड 1980s में ही ये शिक्षा के बदले में साक्षरता को लाने की कोशिश की गई थी। शिक्षकों के बदले में पारा शिक्षकों को लाने की कोशिश की गई थी। स्कूल के बदले में कैंप्स में और अन्य ऐसे स्थानों में लिटरेसी की शिक्षा देने की कोशिश की गई थी, और ये एक बड़े पैमाने पर आई थी। हमारी सरकार ने भी इसको बहुत हद तक माना था। इनफॉर्मल शिक्षा एक तरह से सरकारी नीति बनी थी, और इसके आलोचना भी हुई थी। तो एक तरह से उसी का अभी पुनर्जीवित किया गया है। दिस हैज बीन रिवाइव्ड। और आप लोगों ने गौर किया होगा कि 2018, मुझे याद है नहीं तो 17 का जो वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट है, उसका जो मुख्य थीम है वो लर्निंग है। हाँ, तो वो मतलब कि उसको 30 साल के बाद फिर उसी चीज़ को उठाया गया है, और उसको, और उनको इसका सपोर्ट है
सरकार के उच्च स्तर पर सपोर्ट है। और जैसे कि प्रोफेसर गोविंदा ने आपको कहा कि वो नीति आयोग ने स्पष्ट रूप में कहा है ये नई शिक्षा नीति के आने के पहले कि ये आरटीई में इनपुट के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है जो गलत है, और हमें सचमुच में आउटपुट पर जोर देनी चाहिए और हम शिक्षा नीति को इसी तरह से चलाएंगे। जैसे कि इनपुट और आउटपुट के बीच में कोई संबंध ही नहीं है और ये दोनों अलग अलग की चीज़ें हैं, लेकिन ऐसा उन्होंने पब्लिकली अनाउंस किया है और उसको फिर एनईपी में कहा गया है। कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं है। मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि रेगुलेशन की बात की गई है कि ये जो आरटीई एक्ट है वो बहुत टाइट है। अब टाइट जो है सो रेगुलेशन के लिहाज से तो कोई ख़ास टाइट है नहीं, काफ़ी छूट दी गई है प्राइवेट स्कूलों को। उनको एक कैटेगरी 2-3 कैटेगरी में प्राइवेट स्कूल्स आए हैं जो 5-6 कैटेगरी के हैं और उनको बहुत चीज़ों से एग्जम्प्ट किया गया है। उनको एक स्टैंडर्ड टाइप की जो एसएमईज है उससे भी एग्जम्प्ट किया गया है और बहुत चीज़ों से एग्जम्प्ट किया गया है और वो वहाँ पर हैं। तो क्या टाइट है आरटीई में? दूसरी बात है कि जो कुछ है भी उसका कार्यान्वयन नहीं हुआ है। कोई आरटीई के प्रोविज़न में जो सबसे जो प्रमुख जो कि स्टैंडिंग आउट प्रोविज़न है, जो प्रोविजंस आपको सामने दिखाई पड़ते हैं और जिनका कार्यान्वयन नहीं हुआ है, वो प्राइवेट स्कूलों के रेगुलेशन का है। उनको सरकार ने छुआ नहीं है कार्यान्वयन के लिए, उन क्लॉजेज को जैसा का जैसा छोड़ दिया है आरटीई एक्ट में। तो फिर क्या टाइट है? टाइट सिंपली यही है कि ये जो मॉडल है आरटीई एक्ट का, जिस मॉडल के बिना गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कभी भी यूनिवर्सलाइज नहीं हो सकती है, और वो मॉडल है कि एक मापदंड हो कुछ नॉर्म्स और स्टैंडर्ड्स हो और उनको चालू किया जाए। एक ऑब्जेक्टिव हो और ऑब्जेक्टिव है कि सबों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना और एक समय सीमा हो जिसके अंदर इसको किया जाए। आरटीई एक्ट में और सबसे बड़ी विशेषताएं तो यही हैं और सारी कार्यकलाप जो हैं उसमें उनमें एक साथ कार्रवाई हो, साइमल्टेनियसली ऑपरेटिंग इन ऑल द वेरिएबल्स टू अचीव दैट रिजल्ट। ये खास विशेषता आरटीई एक्ट की है। तो इसको कोई लोग टाइट कहे तो ये तो आश्चर्य की बात है। मुझे आरटीई एक्ट की जो खास जो उसकी आलोचना हुई थी वो ये था कि ये इट वाज नॉट टाइट इनफ, इसने सब चीज़ों को छोड़ दिया था, बाहर रख दिया था। लेकिन बात यह है कि जितनी रेगुलेशन है वो भी कबूल नहीं है हमारे प्राइवेट सेक्टर को, बाहर के प्राइवेट सेक्टर को, और सरकार में वो लोग जो कि उनकी हितों को प्रमोट करने में लगे हुए हैं, इसीलिए इसको अचानक टाइट डिक्लेयर कर दिया गया है और जो कुछ भी उसमें है उसको समाप्त करने की कोशिश की जा रही है और करीब करीब इसको समाप्त कर दिया गया है। करीब करीब आरटीई एक्ट is not jeopardized, but it stands absolutely sidetracked and pushed to the background. और दूसरी चीज़ों की, और यह एक बहुत बड़ी समस्या हम लोगों के सामने है कि हम इसको शिक्षा के बारे में किस तरह से आगे हम लोग बढ़ सकते हैं। एक चीज़ और मैं आपसे कहना चाहूँगा, जहाँ तक कि संसाधन का सवाल है, संसाधन पर्याप्त है या नहीं है, इसका आकलन आप पिछले बजट के तुलना से नहीं कर सकते हैं। इसका आकलन आप प्रतिशत वृद्धि से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये इसमें डिपेंड करता है कि किस साल से आप शुरू करते हैं। और आकलन आप कर सकते हैं कि ये आवश्यकता कितनी है और उसके तुलना में क्या किया गया है, और ये कभी हुआ नहीं है। आवश्यकता के मुताबिक संसाधन कभी भी प्रदान नहीं किए गए हैं, पिछली सरकार ने भी प्रदान नहीं किया है। प्रोफेसर गोविंदा का इसमें रोल रहा है और वो जानते हैं कि किस तरह से एक बहुत मामूली नॉर्म्स के आधार पर जो संसाधन की आवश्यकता निर्धारित की गई थी, जिसमें इनका रोल था, उसको भी सरकार ने किस हद तक डाइल्यूट किया था। और
और कभी भी शुरू से लेकर के अभी तक कभी भी पर्याप्त संसाधन प्रदान नहीं किए गए। तो मैं बस इतनी बात कहना चाहूँगा, मैं बढ़ाना नहीं चाहूँगा इस सत्र को। और भी एक्सपर्ट्स इसके ऊपर विचार करने आ रहे हैं और वो आपके सामने अपने विचार प्रस्तुत करें। अभी कर दें? हाँ ठीक है। आप लोग, हमें 15-20 मिनट और समय है, तो आप लोग अगर अपना कुछ वक्तव्य मंतव्य का अभिव्यक्ति करना चाहें, हमें पेश करना चाहें तो बोल सकते हैं। तो कौन क्वेश्चन आंसर पूछ सकते हैं या बहुत संक्षिप्त में अपने रिमार्क्स भी दे सकते हैं? हाँ बताइए। मैंने भी एक विजिट किया था स्कूल इंस्पेक्टर के साथ, तो इस प्राइवेट स्कूल को किसी प्रकार की मान्यता नहीं थी सरकार से, चाहे वो सीबीएसई हो, चाहे वो दिल्ली गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो। इसी रनिंग में है, जब वो स्कूल चला था तो चला था प्ले स्कूल के नाम से, और आज प्राइवेट की क्लासें लगती है। वजह से ये स्कूल चलते हैं छोटे छोटे। तो इन पे अभी तक कोई भी किसी प्रकार का कुछ भी एक्शन नहीं लिया जाता। हमने बहुत बार लिखा भी है और कोर्ट में हमारा केस भी चल रहा है यूनियंस का। तो इस पे आगे जो भी कार्रवाई हो सर रिप्रेजेंट करना आप। और हाई कोर्ट में, हमारे दिल्ली हाई कोर्ट में केस भी चल रहा है इसके अगेंस्ट। मेरा एक उलझन वाला सवाल है। देखिए, ये जो बातें आप लोग कहते आ रहे हैं वो हम 3-4 साल से सुन रहे, फिर भी दिखता है कि फिर भी सिचुएशन में कोई बदलाव नहीं है, ये अलग ही दिशा ले रही है। तो आप लोग इतने तगड़े लोग होने के बावजूद अगर ऐसी बात हो रही है तो हमारे लिए क्या एक्शन पॉइंट्स बचते हैं, ये समझ में नहीं आता। या जो दिखता है, जो आपको दिखता है ऐसा नहीं है हमारे में। इसलिए मैंने कहा कि हमारा आवाज अभी भी बुलंद नहीं है, मानना पड़ेगा, इसके लिए बढ़ाना पड़ेगा। उसी के साथ जोड़ना चाहते हैं कि झारखंड के कॉन्टेक्स्ट में बोस्टन कंसल्टेंसी ग्रुप और पिरामल फाउंडेशन, ये दो, एक ही नहीं, दो लोग प्ले कर रहे हैं और बड़ी भूमिका प्ले कर रहे हैं। आप ही के सवाल के साथ हम इक्वेट कर रहे हैं कि ये दो कहीं आंदोलन नहीं किए, कहीं इन्होंने कहीं हंगामा नहीं किया। अचानक हम लोगों ने नेक्स्ट डे सुना कि इनको नीति आयोग ने भेजा है दोनों को, और ये दोनों कुछ सपोर्ट करेंगे स्टेट को काम को करने में। फिर एक साल बाद सुनते हैं कि इन्होंने 60 करोड़ लेने का कॉन्ट्रैक्ट किया है स्टेट गवर्नमेंट से। ये सपोर्ट करने नहीं गए हैं। पहले सुना कि CSR फंड से सपोर्ट करेंगे, बाद में हम लोगों ने सुना कि जो कंसल्टेंसी दे रहे हैं स्टेट को, ये स्टेट से पैसा लेंगे और तब देंगे। और ये क्या पूरी काम क्या कर रहे हैं कि जो क्वालिटी एजुकेशन को एश्योर करने के लिए बच्चों और शिक्षक के बीच में इंटरेक्शन होना चाहिए, क्वालिटी इंटरेक्शन होना चाहिए, उसको किस हद तक रिड्यूस कर दिया जाए उसके ऊपर एक काम कर रहे हैं। वो कंप्यूटर के माध्यम से पढ़ाएंगे, वेबसाइट से पढ़ाएंगे, ऐप से पढ़ाएंगे। मतलब बच्चों को कहीं अपने विचार रखने का मौका नहीं है, सिर्फ सुनने का मौका दिया गया। और एक अलग तरह का क्लास का एक जनरेशन हम तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए लोग पैसा ले रहे हैं। ये हवा क्या दिखा रहे हैं ये दोनों एजेंसी। ये 5-6 स्टेट में इनका एग्रीमेंट है नीति आयोग के साथ में और स्टेट गवर्नमेंट के साथ में। काम क्या कर रहे हैं ये? काम कर यही सपना दिखा रहे हैं कि आपके ऊपर जो बजट का लोड है उसको हम रिड्यूस कर देंगे और आप कम पैसे में ज़्यादा क्वालिटी एजुकेशन दे सकते हैं। और आप देखेंगे कि इसको रैशनलाइज कैसे करते हैं कि जो नेस का एग्ज़ाम होता है, नेशनल अचीवमेंट सर्वे का, वो बोलेंगे कि देखिए हम लोगों ने जब इंट्रोड्यूस किया था आपका क्या रिजल्ट था और अभी आपका क्या रिजल्ट है। पहले बार RT फोरम को ऑफिशियली इंगेज किया गया झारखंड में कि नेस के एग्ज़ाम में आप लोग इसको मॉनिटर कीजिए। और जहाँ जहाँ हमारे RT फोरम के सदस्यों ने मॉनिटर किया वहाँ इनकी रिजल्ट बहुत ख़राब थी। और जहाँ इन लोगों ने खुद अपना टेस्ट लिया वहाँ इनका रिजल्ट 98%, 99% बच्चे परफॉर्म किए, बहुत बढ़िया किए। अब ये दिखा रहे हैं कि हम लोग जब आए थे तब ये रिजल्ट था, अभी आपका ये रिजल्ट है। और वही जो एग्ज़ाम लेने और देने की प्रक्रिया में थोड़ा इधर लूजन कर देते हैं। एग्ज़ाम क्वेश्चन सवाल पहले स्कूलों को दे देते हैं और रेशनलाइज भी कर देते हैं जब स्टेट की मीटिंग होती है उसमें कि इनके आने से ये हमारा प्रोग्रेस हुआ है। लेकिन एक्चुअल में बच्चों की क्वालिटी
के ऊपर बहुत ही बुरा असर हुआ इनके इंगेजमेंट से। बोस्टन कंसल्टेंसी ग्रुप क्या है? यह एक ऐसी एजेंसी है जो दुनिया के अच्छे अच्छे मॉडल को डॉक्यूमेंट करती है और उसको दूसरे राष्ट्रों में बेचती है। और ये उसी तरह के काम झारखंड और ऐसे राज्यों में कर रहे हैं जहां इनको आसान है और जहां से पैसा निकालना भी इनके लिए आसान है। और ये 4 पार्टाइट एग्रीमेंट है, कुछ पॉलिटिकल पार्टी, नीति आयोग, ये कैसे मुंबई से दिल्ली आया, दिल्ली से झारखंड गए, इसकी एक लंबी हिस्ट्री है। और ये इस तरह से एक नई तरह की व्यवस्था शुरू किया गया है एजुकेशन को और हेल्थ को लेकर के, कैसे इसको ये करें। हाँ, आत्रेयी, हिमाचल प्रदेश से। मुझे केवल इसी चीज़ को अंदर हमारे आरटी फोरम के अंदर रिफ्लेक्ट करते हुए ये कहना है कि हम लोग इस बात को भी कई बार मान चुके हैं कि हमारा अपना अप्रोच ये भी है कि हम लोग पूरी तरह से प्राइवेटाइजेशन को या प्राइवेट स्कूल्स के खिलाफ हम अपनी नीति नहीं रख पाते हैं, क्योंकि वी कैन नॉट इग्नोर कि प्राइवेट स्कूल्स हैं एंड वी कैन नॉट से कि प्राइवेट स्कूल्स ना हो कल से। तो ये बात जब हम मानते हैं और हम लोग इस तरह से भी, तो दोनों चीज़ें आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाती है कि ऑन वन हैंड वी कैन नॉट से कि आरटी फोरम पूरा प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ है ऑन वन हैंड, एंड ऑन द अदर हैंड वी कीप ऑन सीइंग कि चाहे वो पीसा का एंट्री हो, चाहे वो इस तरह के ब्रिज इंटरनेशनल का हो। सो where do we stand, where is ये अपने आप में हैम्पर करता है। then what is the are we saying that this kind of contradictory position is doing some kind of damage to the positioning that we are in? May I say very quickly? I think what AK Singh has said about the BCG or the kind of public-private partnership Professor Govinda just highlighted, it's very interesting to see the how state governments are preparing their budgets. The PAB minutes, I think some of us has very closely worked with the government, and some of us are still closely working with the government system. I got chance to look at the PAB minutes of few states, especially the Jharkhand, to understand जो ये पूरा बता रहे हैं कि 60 करोड़ और कितने में उनका अग्रीमेंट हुआ है, इट्स वेरी क्लियरली विजिबल फ्रॉम दैट बजटिंग सेक्शन. So we also need to understand how the state governments are supporting these kind of agencies. Second thing is, Professor Geeta Nambisan talked about the equity issues, and you highlighted about the underrepresentative groups, and unfortunately we could not talk about the women, जिनको भी उसका एक पार्ट रखा गया है. एंड बिकॉज दिस होल डिस्कशन इज फोकस्ड ऑन द फाइनेंसिंग, एंड वॉट एवर will emerge from today's discussion will be part of the consultation with the finance ministry, which Amrish Rai will be presenting that. I think we should be very straightforward speaking about the gender budgeting also. क्योंकि women को, the way we have looked at our girls and women as part of the underrepresentative groups, how we do gender budgeting? Are we prepared to understand this concept? Are our states, जो ऑफिशियल्स हैं स्टेट में, डिस्ट्रिक्ट पे, स्टेट पे भी, डिस्ट्रिक्ट तो हम बाद में जाएंगे, बट स्टेट पे भी, डू दे अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ बजटिंग एंड जेंडर बजटिंग? इट्स रियली इम्पॉर्टेंट, एंड वी मस्ट acknowledge this issue, and we should raise this issue in front of the minister. Thank you. और अलायंस में और लोगों को जोड़ने की ज़रूरत है, तो मैं आपका ध्यान हरियाणा की तरफ ले चलता हूं, क्योंकि आई एम ए कन्वीनर ऑफ हरियाणा अलायंस फॉर द चाइल्ड राइट बाल बिगुल, सपोर्टेड बाय द क्राई. हरियाणा में जो सिस्टम है और आरटी क्वालिटी एजुकेशन की अगर हम बात करते हैं, तो क्या मिड डे मील ही प्रोवाइड कराना क्वालिटी एजुकेशन है? क्या बच्चों को स्कूल में लाना ही क्वालिटी एजुकेशन है? आज हरियाणा में बल्लभगढ़ डिस्ट्रिक्ट में अगर आप देखें, स्कूलों की कंडीशन जर्जर कंडीशन है, जिनको बिल्कुल डैमेज डिक्लेयर कर दिया गया है. फिर भी वहाँ पर 93 क्लासेस मतलब जो चल रही हैं वो बिल्कुल डैमेज बिल्डिंग में चल रही हैं. और नंबर ऑफ टीचर्स, अगर मैं आपका
गुड़गांव की बात करूं, वहाँ झाड़सा गांव है, प्राइमरी स्कूल में 265 बच्चे हैं, ओनली 1 टीचर इज देयर। मैंने उनसे पूछा कि आप कैसे टैकल करते हैं, तो कह रहे सर यहाँ 2 वॉलंटियर आए हुए हैं सिरसा से किसी एनजीओस के, वो यहाँ पर बच्चों को टैकल करते हैं। तो मेरा आपसे ये निवेदन है, जबकि आरटी फोरम में बहुत सारे लोग इसमें पार्टनर हैं, हरियाणा का भी एक कोई ना कहीं पार्टिसिपेशन होना चाहिए। हरियाणा में 40% स्कूल विदाउट हेडमास्टर और प्रिंसिपल के चल रहे हैं, 60% वहाँ पर सब्जेक्ट्स के टीचर ही नहीं है। मेरी अभी हरियाणा में बादशाहपुर में टीचर से बात हुई, कहना सर मैं सीनियर टीचर हूँ, आई एम ए मलिक, मेरा नाम मलिक है और मैं सीनियर टीचर हूँ, टीचरों ने मेरे को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रखी है। तो कहने का मतलब ये है कि आप आरटी आपने राइट दिया बच्चों को, परंतु एजुकेशन जहाँ बच्चे शिक्षा लेते हैं उस बिल्डिंग की क्या कंडीशन है, टॉयलेट्स की क्या कंडीशन है, खाली क्वालिटी एजुकेशन क्या मिड डे मील प्रोवाइड कराना है, ये मेरा क्वेश्चन है। अपराजिता, when we are talking about public provisioning, एक जो हमारी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी ड्राफ्ट में भी निकल के आया है कि फॉर एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज कंसोलिडेशन ऑफ स्कूल्स प्रपोज कर रहे हैं, जिसके तहत सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं। और ये जो प्रक्रिया रहा, ये कहीं ना कहीं कई सारे स्टेट्स में, पर्टिकुलरली राजस्थान, गुजरात, कर्नाटका, महाराष्ट्र, अभी उड़ीसा और छत्तीसगढ़ जो साथी प्रोग्राम है नीति आयोग का, उसके तहत भी चल रहा है। तो जब हम पॉलिसी बना रहे हैं और सरकारी स्कूल जो है उसको बंद करने की बात कर रहे हैं, एंड फॉर एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, सो हाउ डू वी एक्चुअली लोकेट लर्निंग? तो लर्निंग कहाँ से होगा जब स्कूल ही नहीं है? और राजस्थान में हम लोगों ने देखा, एक छोटे से जब हम लोगों ने सर्वे किया कि कैसे बच्चे दूर दूर तक चलना पड़ रहा है। आई मीन वी आर टेकिंग दिस एंड वो लेजिटिमाइज हो रहा है इस पॉलिसी में। तो जो चीज़ें बदल रही थी वो कैसे हम फिर से लाने की कोशिश कर रहे हैं। और जैसे सर ने कहा लिटरेसी और लर्निंग, वो बीच में जो यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन का दौर चला और आरटी ने उसको, आरटी के तहत हम लोगों ने बहुत आगे भी बढ़े, वो कहीं ना कहीं पीछे जा रहे हैं। तो आज के कॉन्फ्रेंस में अगर हम ये भी बात रख पाए कि कैसे कहाँ, क्योंकि स्टेट से भी लोग हैं कि सरकारी स्कूल अगर बंद होंगे और इन द नेम ऑफ एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, तो हम वो रिसोर्सेज तो चाहिए होगा, स्कूल तो बचाने होंगे, नहीं तो हम कैसे लर्निंग की बात करेंगे और कैसे क्वालिटी एजुकेशन को ले पाएंगे। थैंक यू। मेरा जो पक्ष में रखना चाह रही थी कि क्या हमने कंटिन्यूअस और कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन को पूरी तरह से हमने उसको नाकार दिया, उसको छोड़ दिया क्या? क्योंकि कहीं ना कहीं ये लगता है हमारे देश में तो असेसमेंट ही डिक्टेट करता है लर्निंग को, और ये असेसमेंट हमें पता है कि एक बहुत ही बड़ा इंडस्ट्री है, और इस इंडस्ट्री के खिलाफ अगर हमें लड़ना है, कहीं ना कहीं जो हमारा सीसी के तहत जो एक असेसमेंट को डिमिस्टिफाई करके लर्निंग को फोकस में लाने के जो प्रयास था वो डाइल्यूट हो गया है। और जब भी प्रोफेसर गोविंदा बोल रहे थे कि हमें बहुत सारे और स्टेक होल्डर को एंगेज करने की ज़रूरत है, मुझे तो लगता है कि हम अपनी परिवारों में देखते हैं तो बच्चे तो इससे बहुत ही ज़्यादा अभी हम अगर बोलें तो बहुत ज़्यादा दुखी हैं। कहीं ना कहीं हम पेरेंट्स और बाकियों को कैसे इसमें जोड़ सकते हैं, क्योंकि हमारा सिर्फ एजुकेशन इसकी लड़ाई नहीं हो सकती है। थैंक यू। मुझे ये लग रहा है कि ये सवाल नहीं थे, मतलब ये इस तरह के हमारे हम अपने आप से पूछ रहे हैं, बल्कि जैसे जो हिमाचल से आपने पूछा मुझे बहुत ज़रूरी लगा कि क्योंकि सीसीई लर्निंग ये सब हम जानते हैं, स्कूल बंद हो रहे हैं हम जानते हैं, पर मुझे लग रहा है कि हम क्या एक्शन ले सकते हैं। अब सवाल बोलना अब उसका समय चला गया है। तो हम अगर एक फोरम है और अगर ज़मीनी स्तर पे फोरम है तो हमारे प्रोग्राम एक्शन क्या करना होगा हमको, क्योंकि अब हमने बहुत बोल लिया ना, कितने 10 साल से तो बोल ही रहे हम। और ठीक है हम शायद इंगित कर दें कि भाई इस स्कूल में टीचर नहीं है जो ज़रूरी है, पर
उससे क्या हो रहा है ना, स्कूल तो बंद हो रहे हैं, तो हम अब क्या एक्शन लें। और जो आपने सवाल उठाया बहुत ही हमारे लिए ज़रूरी है कि हमारा पोजीशन एक तो हम क्या ले रहे हैं, और उसके आधार पे केवल पोजीशन नहीं, हम क्या एक्शन लेंगे। और ये मुझे लगता है इसलिए मैं आप ही से ज़्यादा सुनना चाहूँगी कि, और मुझे ये पिछले 10 मिनट बहुत ज़रूरी दिखे कि हम एक्चुअली क्या कर रहे हैं और आगे क्या कर सकते हैं, फिर हम सोचें। क्योंकि बोलना तो हम कहीं भी खड़े हो जाएं, हमको अब नींद में भी हम सबको आप खड़े कर दो तो हम लोग बोलेंगे, क्योंकि हमारा संघर्ष रहा है। पर अब हमें आगे, क्योंकि जैसे उनका कहना है, क्या हम कॉन्ट्राडिक्टरी पोजीशंस दे रहे हैं, क्या हम चुप रह रहे हैं कि प्राइवेट स्कूल को भी साथ जोड़ना है। पर प्राइवेट स्कूल, हमको मालूम है कि केवल प्राइवेट स्कूल नहीं, पर जो हम बात कर रहे थे पूरा प्राइवेटाइजेशन का जो दौर है, जो गवर्नमेंट स्कूल के अंदर भी प्राइवेटाइजेशन हो रहा है पूरा खुल के, चाहे वो टीचिंग को, और जो केंद्रीकरण हो रहा है टोटली, मतलब एवरीथिंग इतना सेंट्रलाइजेशन हो रहा है कि वो नेशनल टेस्टिंग हो या वो नेशनल जो सबसे ज़्यादा अनकॉन्स्टिट्यूशनल है वो राष्ट्रीय शिक्षा आयोग जो बना रहे हैं, टोटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल। बल्कि लॉ स्कूल ने तो पास किया रेजोल्यूशन कि ये टोटली खिलाफ है कॉन्स्टिट्यूशन के, कि हम कह दें कि चाहे वो एजुकेशन मिनिस्टर हो, प्रधानमंत्री, उससे फर्क नहीं पड़ता। नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन जो सेटअप कर रहे हैं और कह रहे हैं केब तो एडहॉक बॉडी थी, इस 50 पेज में भी ये कह रहे हैं केब वाज ओनली एन एडहॉक बॉडी, नाउ वी नीड अ सेंट्रल बॉडी। और वो ऐसी होगी क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, स्टेट्स के रोल के खिलाफ है। स्टेट्स पॉलिसी लेंगी, अगर आप झारखंड में हैं या आप हिमाचल में हैं या आप राजस्थान में हैं, तो वहाँ की स्टेट के साथ आप क्या करोगे, आपका एक्शन स्टेट लेवल पे होगा। और स्टेट को हिलाना और स्टेट की पॉलिसीज को कहाँ तक हम और बचा पाएं या सही कर पाएं, क्योंकि ये, और आरएसए इसके खिलाफ है, आरएसए इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल इवन ट्राइंग टू से कि हम अब बच्चों को हम ट्यूटर दे देंगे, या अब हम जो टीचर हैं वो बच्चों का नहीं, वो सिर्फ उनका असेसमेंट करेंगे इन टूल से देखने के लिए कि इनको वॉलंटियर चाहिए या रिया चाहिए या ट्यूटर चाहिए, टीचर नहीं हम देंगे। तो मुझे लग रहा है कि अभी भी स्टेट्स के साथ काम करना अभी भी गुंजाइश है। कई स्टेट्स हैं जहां हम काम कर सकते हैं, और हम काम मतलब हम इन चीज़ों को और हर लेवल पे, चाहे पेरेंट्स, चाहे पॉलिसी मेकर्स, चाहे स्टेट गवर्नमेंट, चाहे पॉलिटिशियंस, जहां भी पॉसिबल हो, क्योंकि स्टेट्स अभी भी इन चीज़ों के प्रति, अभी जैसे सिटीजनशिप बिल है, 6 स्टेट्स ने कहा हम नहीं करेंगे, है ना, तो ये भी उस चीज़ से जुड़ा है कि एक व्यक्ति का क्या अस्तित्व है और स्टेट उसको कैसे देख रही है। तो मुझे लगता है कि आप ही अगर थोड़ा सा बातचीत करें और अगले 1-2 दिनों में कि हम स्टेट्स में किस तरह के एक्शन प्लान्स करें, चाहे वो टेक्स्ट बुक्स है, चाहे वो टीचर्स के साथ है, चाहे वो इन टर्म्स ऑफ असेसमेंट सीसीई कैसे करना, ये स्टेट का काम है। इसके लिए हमें नेशनल लेवल की देखने की जरूरत नहीं, हम स्टेट में करें, पर कैसे करें, एंड आई थिंक दैट विल बी इम्पोर्टेंट। Why are you saying that National Education Commission is unconstitutional? Because it goes against the concurrent nature of education. No, but there is also, but there are also I'm just wanting for my clarification. I'm not criticizing the thing. They have also suggested state education commissions. That doesn't matter. Secondly, all national Because they said commissions- it will be a constitutional body in the next 2-3 years, and all governance, all teaching, curricula, everything will go through No, this. that is fine, but by definition, technically, a National Education Commission can be established as long as its role is specified in a way that it doesn't go against the federal nature. It is going under it's not an advisory body. No, so right That's now, what it says very clearly. The composition right now may be, but otherwise there is nothing unconstitutional in having a national commission for education, as long as the federal character is preserved. You just read what it says in the policy. There's I'm nothing. not There's no asking you federal. about the policy. Yeah. I'm asking. I'm saying a National Education Commission was a time bound. जितने हमारे commissions रहे हैं, वो 2-2 साल के रहे हैं, उसका एक पर्पस रहा है, उसका लक्ष्य है, टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज नहीं है। ये साफ कह रहा है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनेगा, और सब कुछ इसमें लिखा हुआ था, टीचिंग, करिकुलम, रिक्रूटमेंट्स, कौन से कॉलेजेस बंद होने चाहिए बीएड के, वो भी आरएसए देखेगा, उसके क्राइटेरिया भी वो लाएगा। For instance, NCPCR is also a constitutional body, which Yes. was given the responsibility of monitoring RTE, Yes. for instance. Yes. So
there was nothing unconstitutional in that, right? No, but it's a different body. Just look at the terms, what is that is supposed to do, and what this is supposed to do. नहीं कर सकते यहाँ पर Yeah. Yeah, because people have said it. The Bangalore Law School has also said this. Their resolution was this. And I think she's just saying that there needs to be clarity. Okay. Yeah. Should know. Yeah, I agree. Just 2-3 points. One is, I think that, see, the private, the idea is that you cannot, I mean, which often I think the RT forum does, you cannot take a position that only public, no private. I think what you have to do is to look at the nature of that private. We are asking what kind of private, what kind of non-state. And that is the important thing, because non-state organizations have played an important role. The kind of private that we are having in terms of the commercialization, the way this kind of private, so we have to be very careful what kind of private. Now, it is true that people who are some of us who are people in this country who were seen as knowledgeable in education are no longer being consulted. It's another group of management-oriented people who are getting into policy, corporates, this, that, and the other. So a lot of what you say may not be heard. But I feel that not enough has been said. Because what the for-profit private has done is, it's doing these studies, before-after studies, before-after, right? Now suppose you had another set of studies where the RT forum was monitoring, and they said, no, these are the test results according to some research standards. I'm not saying the RCT. Then you can counter. As of now, there is no countering. There is no critique of the few studies that are done by these corporates and circulated all around the world. They build a discourse. So at the moment, there is no research. There is nothing to counter. Just saying ki private is bad, let's have public is not the right way, because that public is also compromised. So what I'm saying is that and I think I've said this long ago to Ambarish, and you also have to take the teachers. Nobody is bad-mouthing the teachers, but the teachers and teachers' unions should have, from the last 20 years, addressed issues of education, addressed issues of inequality, See, none of that was done. So you hollowed out the public system of education. The public itself hollowed itself out. So we have to be very critical of what happened. This is not just post-2014. This is from a long time. But keeping the rights perspective in mind, the little that has been done on looking at that private that's coming in shows that it will completely dismantle any right to education of any child. Now that is there, but we need to emphasize that, because they have been able to push it saying learning is better there, but it is not. If you really look at, tutorials, this, that, and what really happens. So I'm just saying one of the areas of intervention that can happen is much more, but systematic research on the ground, even if it is in pockets. You can counter this, because nowhere can this kind of education stand any test of quality. But so long as it becomes little anecdotes, it doesn't help, right? They'll say, oh, these people are against private, right? So I feel that is what has to be shown from the perspective of the child, and equity and social justice for every child in India. I think that if we can do, and the alliances, I think that will help. Yeah, just 2 quick points responding to what was suggested. जो अभी जो हो रहा है कि ये बोस्टन कंसल्टिंग के बारे में मैंने कहा कि आप लोगों ने भी इसको उठाया, इसमें क्या हो रहा है कि बोस्टन कंसल्टिंग एक प्राइवेट कंपनी है, इसके साथ हमने जोड़ दिया पिरामिल फाउंडेशन, जो फिलांथ्रोपिक आर्गन ऑफ अनदर प्राइवेट कंपनी पिरामिल इंडस्ट्रीज का, और साथ में इनको जोड़ेंगे. वो कैसे काम करेंगे? वहाँ रिक्रूट करेंगे कोई एनजीओस को, खुद तो करनी. बोस्टन कंसल्टिंग के बारे में तो कुछ नहीं, तो दूसरे के साथ वो लोग सब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे. तो इसमें क्या हो गया कि इनका वही नेशनल पॉलिसी में वही लिखा है ना, वो सभी जो प्राइवेट मनी मेकिंग इंडस्ट्री या प्राइवेट
चैरिटेबल और नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो चैरिटेबल अपना सर्विस करना चाहते हैं, सबको 100 जोड़ दो, सबको ख़त्म कर दो, इसमें पब्लिक को ख़त्म कर दो। किसके पैसा है ये? 60 करोड़ जो दिया है वो तो टैक्स पेयर्स का पैसा है। इनको इनके हाथ में दे रहे हैं, बोस्टन कंसल्टिंग प्राइवेट के हाथ में। ये क्या करने के लिए? ऐसा बांटने के लिए। So this distinction removing is a very dangerous phenomenon. I hope in the public financing section we are going to discuss more about this. दूसरी एक बात आपने उठाया कि ये जो women gender का जो इसमें डाल दिया है, I think I have a serious problem with the way they have done about underrepresented groups. Underrepresented groups, when it comes to gender, it is of a different perspective. So is the case with respect to scheduled caste. Scheduled caste we are separately dealing with, not because they are underrepresented, because there is a historical reason of discrimination against them, which is still not going, in fact. And you cannot really put them only as underrepresented groups. There is something deeper into it. Unfortunately, the policy doesn't want to grapple with the reality of this country. I don't know किसके लिए लिखा है, ये मुझे समझ में नहीं आता है। हमारा देश के लिए तो ये नहीं हो सकता है, जेंडर और इसको ऐसा साथ में रखने का। तीसरी एक छोटी सी बात है कि आई डोंट नो वी नीड टू रियली एंगेज ऑन दिस वेदर कॉन्स्टिट्यूशनल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल, लेकिन ये मुझे ये पॉलिसी में एक बहुत प्रॉब्लम ये है कि दे आर टेकिंग नेशनल पॉलिसी नेशन वर्ड टू स्ट्रांगली। ये नेशनल तो एक आइडिया होता है, इसको उतारने लगे। ये वन नेशन वन टेस्ट, वो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी विल डू टीचर रिक्रूटमेंट एवरीवेयर, नेशनल टेस्टिंग विल डू एवरीथिंग। जो नीट ने किया है ना अभी इंजीनियरिंग कॉलेज रिक्रूटमेंट के लिए, सबके लिए एक ही हो जाएगा, मेडिकल के लिए पूरा देश के लिए हो जाएगा। वहाँ लोग ए पर्सन फ्रॉम तमिलनाडु, दैट गर्ल टेल्स दैट आई डोंट वांट टू रियली compete with the All India Institute of Medical Science. I want to join a medical college which is close by my home, otherwise I may not even join, but she has to appear for the same test. This nation, everything to be centralized, is a very dangerous proposition in a country like this. That is what I think we need to fight against. This national research foundation जो कर रहे हैं और national body जो create कर रहे हैं, these are all actually going in that direction of centralization, because centralization makes it easier. Then you have to handle over to other elements you can enter also in the whole thing. I think that's what we should altogether fight for. Thank you. छोटे छोटे कमेंट्स हैं और वो जो सवाल पूछे गए हैं उसके आधार पर हैं। सबसे पहले तो मैं बहुत आभारी हूँ आप लोगों का, जिन्होंने कि अपने इलाके के पर्सपेक्टिव को हम लोगों के सामने प्रस्तुत किया। उससे हम लोग की जानकारी में वृद्धि हुई है और बहुत उपयोगी है। खास करके झारखंड से जो प्रतिनिधि है उन्होंने जो कहा है कि किस तरह से वहाँ पर प्राइवेट कंपनीज को लाए जा रहे हैं। दूसरी बात यह है कि हरियाणा के बारे में भी बताया कि वहाँ स्कूलों की कितनी बुरी हालत है। तो मैं केवल ये कहना चाहूँगा कि ये शुरू से ही ये चेष्टा रही है कि जो शिक्षा के कुछ मुख्य उद्देश्य हैं उनको दरकिनार किया जाए और शिक्षा को एक एम्प्लॉयमेंट का साधन के रूप में केवल माना जाए और केवल एक बहुत संकीर्ण रूप में साक्षरता प्राप्त करने का साधन माना जाए। ये शुरू से चलता आ रहा है और दो तीन जो मुख्य उद्देश्य शिक्षा के हैं जो कि प्राइवेटाइजेशन प्राइवेट सेक्टर वाले नहीं चाहते हैं, वो एक है कि स्कूल एज ए स्पेस फॉर सोशलाइजेशन, जहाँ पर कि आप एक दूसरे को जानें, एक दूसरे के साथ बर्ताव करें, एक दूसरे के पृष्ठभूमि को, उनकी भाषा को, उनकी संस्कृति को, उनके इतिहास को आप जानने की चेष्टा करें। इसको समाप्त करना चाहते हैं। जो वो प्राइवेटाइजेशन जिस तरह से हो रहा है उसमें इसका कोई स्कोप नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि ये नॉर्म्स के बिल्कुल खिलाफ हैं प्राइवेटाइजेशन, और नॉर्म्स का एक बहुत बड़ा अंग है, सबसे प्रमुख अंग है कि हम अपने संविधान के जो ये मूल्य हैं उनके अनुकूल किस तरह से शिक्षा को चला सकें, और ये इनको खलता है, ये इनको कभी पसंद नहीं आता है और इसको वो नहीं चाहते हैं कि ये
एक कंपलसरी किया जाए। तो ये बहुत बड़ा खतरा है जिसके ऊपर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। और तो कोई मुझे कोई ख़ास पॉइंट अभी नहीं है। आप लोग बहुत पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर आप बहस करेंगे, और मैं चाहता हूँ कि आपका बहस बहुत बढ़िया हो और उससे कुछ निकले, खास करके आगे हम क्या कदम उठाएं इसके बारे में कुछ निकले तो ये बहुत ही अच्छा होगा सबके लिए। धन्यवाद। Kiran Bhatti will be the first presenter. Thank you, Anuradha, and thank you, CBGA and Right to Education Forum for inviting me for this seminar today. Actually, सुबह के जो पैनलिस्ट रहे हैं उन्होंने बहुत कुछ ऑलरेडी कह दिया है। एक तरह से आई डोंट हैव दैट मच टू ऐड, एक्सेप्ट कि मैं सोच रही थी सबकी बात सुनते हुए कि अब हमारे बीच में ख़ास तौर से इस तरह के ग्रुप के बीच में काफ़ी समझ बन गई है कि जो निजीकरण नीति में आ रहा है और जो पब्लिक डिस्कोर्स में कई सालों से है और अब नीतियों में आ रहा है, उसकी क्या खामियां हैं, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, उसकी समझ हम लोगों के पास है, अच्छी समझ है। और वो किस तरह से पब्लिक एजुकेशन सिस्टम को, जैसे कहा गया कि हॉलो आउट कर रही है, उसको खोखला बना रही है, बनाने की कोशिश कर रही है, वो हम अब समझ गए हैं। हमें उसके बारे में अच्छी पकड़ है। तो क्या अब जो हमारी एक तरह से जो चुनौती है वो ये है कि हम पब्लिक एजुकेशन को किस तरह से एक तरह से री इन्वेंट करें, उसको हमें सामने लाना है, उसको हमें मजबूत बनाना है। तो हम शायद हमारा फोकस होना चाहिए एक्चुअली पब्लिक एजुकेशन के ऊपर, हमारा लेंस जो है हमें थोड़ा ज़्यादा फोकस करना चाहिए और उसको और बारीकी में समझने की कोशिश है कि उसमें जो प्रॉब्लम्स आई हैं जिसकी वजह से इतना सारा पब्लिक डिस्कोर्स और प्राइवेटाइजेशन और नॉन स्टेट एक्टर्स, मैं कहूँगी प्राइवेट में सिर्फ कमर्शियल प्राइवेट नहीं है, सारे नॉन स्टेट एक्टर्स के लिए जितनी जगह बनाई जा रही है वो क्यों हुई है। कहीं ना कहीं हमें समझना है कि हमारा पब्लिक एजुकेशन सिस्टम इतना उसमें इतनी सारी प्रॉब्लम्स क्यों आई हैं और वो उन प्रॉब्लम्स को हमें बारीकी से समझना है। क्योंकि अगर हम पब्लिक प्रोविजनिंग की बात करें, जैसे कि इस सेमिनार का टॉपिक है लेंस ऑफ पब्लिक प्रोविजनिंग, तो कहाँ कहाँ वो प्रोविजनिंग पब्लिक एजुकेशन सिस्टम में कम पड़ गई है, कहाँ हमें उसको प्रोविजनिंग को लाना है, उसको हमें बारीकी में समझना पड़ेगा। क्योंकि हम अगर सिर्फ काउंटर नैरेटिव जो है कि प्राइवेट हर तरह से ख़राब है, सिर्फ उस पर हम फोकस करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारी आवाज़ नहीं पहुंचेगी। कहीं ना कहीं हम जो अलायंस की बात कर रहे हैं, वो अपनी आवाज़ को और बुलंद बनाना चाह रहे हैं, उसमें हम क्योंकि बहुत आसान है ये कहना कि, लेकिन आप खुद ही देख रहे हैं और जैसे कि कई लोगों ने राज्यों से भी कहा कि हमारा पब्लिक एजुकेशन सिस्टम टूट गया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, इवन हरियाणा जो कि इतना रिच स्टेट है, वहाँ पर भी अगर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं हो, चाहे वो टीचर्स की शॉर्टेजेस हों, चाहे वो टेक्स्ट बुक्स की, कई राज्य हैं महाराष्ट्र में और कई जगह भी मैंने सुना है कि टेक्स्ट बुक्स टाइम से प्रिंट नहीं हो रही है, एनसीईआरटी की भी टेक्स्ट बुक्स टाइम पे नहीं प्रिंट हो रही हैं। तो इसीलिए पियर्सन और ये और वो दूसरी एजेंसीज, प्राइवेट एजेंसीज वो आ रही हैं। तो हमारे जो पब्लिक एजुकेशन सिस्टम है जिसमें हमें विश्वास है, उसको हम मजबूत कैसे बना सकते हैं और उसकी परिभाषा हम सही ढंग से ये पब्लिक डिस्कोर्स जो निजीकरण ला रहा है उसके सामने कैसे रख सके, जहाँ की वो निजीकरण का जो डिस्कोर्स है उसको हम काउंटर करें। हमारा फोकस, हमारा लेंस उस पे होना चाहिए। वो तो नहीं है ठीक, वो उसमें क्या क्या खराबियाँ हैं वो तो हम समझ रहे हैं, लेकिन
किस तरह से पब्लिक एजुकेशन सिस्टम टूटा है, वहाँ पर प्रोविजनिंग की ज़रूरत कहाँ कहाँ है, बारीकी से वो हमें उसके बारे में शोध करने की ज़रूरत है, उसके बारे में खुद हमारी समझ जो है ज़्यादा मजबूत बनाने की ज़रूरत है। और मुझे लगता है कि वो नहीं हो रहा है। हम बहुत आसान हमारी मतलब पूरी मतलब शिक्षा की जो एक कम्युनिटी है, समाज है, उसमें जैसे लर्निंग आउटकम को लेके एक बहुत ज़्यादा मतलब बातें हुई हैं, उसके बारे में कहा गया है, लेकिन जो सिस्टम की कमियां हैं और ये हमको समझना चाहिए। और इसमें जो कॉन्ट्रडिक्शन है ड्राफ्ट में भी कि कहीं जैसे प्रोफेसर गोविंदा ने कहा कि पब्लिक एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा कहा है कि पब्लिक एजुकेशन हमें चाहिए है और पब्लिक एजुकेशन हमें बढ़ाना है, लेकिन उसके बाद जो कॉन्ट्रडिक्शंस हैं वो सब नॉन पब्लिक नॉन स्टेट एक्टर्स को लाने की बात है। कहीं पर भी वो पब्लिक एजुकेशन को मजबूत कैसे बनाएं उसकी बात नहीं है। पैरेलल स्ट्रक्चर्स जो कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के पैरेलल हों, जिसमें नॉन स्टेट पार्टिसिपेंट्स हों, पब्लिक क्या कहते हैं फाइनेंशियल रिसोर्सेज वो भी नॉन स्टेट हों, CSR हैं, फिलैंथ्रोपिक हैं, वो सब हैं। तो हर तरह से जो भी हम लोग सुझाव या सोल्यूशन सोचते हैं, इवन इफ वी आर सेइंग कि हम पब्लिक एजुकेशन को ही बढ़ाना चाहते हैं, वो सोल्यूशन सब पब्लिक सिस्टम के अलग से हैं। टेक्नोलॉजी ले आइए या नॉन स्टेट एक्टर्स ले आइए, लेकिन पब्लिक एजुकेशन का जो सिस्टम है, और वो सिस्टम सिर्फ स्कूल तक सीमित नहीं है। स्कूल ज़रूर है, स्कूल और टीचर उसमें बहुत अहम रोल परिभाषा निभाते हैं, लेकिन वो बहुत बड़ा सिस्टम है और वो बहुत बड़ा सिस्टम की हमें ज़रूरत है, क्योंकि एजुकेशन एक कॉम्प्लेक्स विषय है जिसको स्कूल तक उतारने के लिए भी बहुत सारे लोगों को जुड़ने की ज़रूरत है, बहुत सारे स्ट्रक्चर सिस्टम्स प्रोसेसेस को मिलाने की ज़रूरत है। और वो जो स्ट्रक्चर्स और प्रोसेसेस हैं वो कहीं ना कहीं खोखले हो गए हैं, उनमें कैसे सुधार लाएं, हमें उसके बारे में बात करना पड़ेगा। जैसे वो हरियाणा के साथी ने कहा टीचर्स नहीं है, लेकिन हमारे डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर्स नहीं है, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर्स में वैकेंसीज हैं, टीचर्स की सैलरी टाइम पे नहीं आ रही है। डिजिटल इंडिया की बात हो रही है, लेकिन एक्चुअली पूरे एडमिनिस्ट्रेशन में कंप्यूटर्स हर जगह नहीं है। डेटा हमारा पूरा डेटा रजीम बिल्कुल ठीक नहीं चल रहा, हमें एक्चुअली में मालूम भी नहीं है कि सही मामले तरह से हमारे आंकड़े क्या हैं, कितने बच्चे स्कूल में आते, यही नहीं हमें मालूम है आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन कितने हैं। जब ये बेसिक चीज़ें हमारी एजुकेशन पब्लिक एजुकेशन सिस्टम में नहीं है तो उसमें सुधार हम कैसे लाएंगे। तो इसीलिए बहुत आसान है कि जो ये निजी वो हैं ऑर्गेनाइजेशंस हैं और जो वो अपना एक डिस्कोर्स लेके आती हैं कि हम कॉस्ट एफिशिएंट हैं और हम लर्निंग आउटकम बढ़ा सकते हैं, तो बहुत आसानी से उनको जगह मिल रही है। इसलिए कि जो हमारी जगह है, पब्लिक एजुकेशन की जगह है, उसको हम किस तरह से अब सुधार सकते हैं, वो हम कंसेप्चुअली हमारा जो पहले था एक सिस्टम वो हम जानते हैं, लेकिन वो सिस्टम खोखला हुआ है, वो भी हमें मानने की ज़रूरत है। और उसको किस तरह से हुआ है, कहाँ कहाँ हुआ है, उसकी हम जब तक समझ अच्छे से मजबूत नहीं बनाएंगे तो हम ये निजीकरण का जवाब नहीं दे सकते हैं। राइट नाउ हम लोग सिर्फ एक आइडियाज़ के उसमें बात कर रहे हैं कि वो ख़राब है, लेकिन पब्लिक एजुकेशन सिस्टम में जो अच्छाइयाँ हैं उसको बरकरार रखने के लिए हमें क्या क्या करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो नहीं दर्शाई जा रही हैं आज के दिन में। वो नहीं, जो पब्लिक आइडिया ऑफ पब्लिक एजुकेशन है वो हमारे सरकारी स्कूलों में ही ख़त्म हो गया है। तो क्यों ख़त्म हुआ है, कहाँ कमियाँ हैं, टीचर ट्रेनिंग में कमी है, तो क्यों टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस में क्या प्रॉब्लम आ गई है, वहाँ पर सिर्फ क्या फाइनेंशियल रिसोर्सेज की प्रॉब्लम है कि और भी प्रॉब्लम है। एक्चुअली पूरा जो है कैपेसिटी पब्लिक एजुकेशन सिस्टम टू डिलीवर गुड क्वालिटी एजुकेशन हैज़ बीन टोटली इरोडेड। उस कैपेसिटी को हम किस तरह से बिल्ड करें, हमारा पूरा फोकस उस पर रहना चाहिए, ना ये कि हम ये प्राइवेट के हम नहीं लाना चाहते क्योंकि उसके जो प्रॉब्लम्स हैं वो समझते हैं, लेकिन ये वाला जो डिस्कोर्स है ये अभी भी कमज़ोर है। इसमें हमें और बहुत काम करना है, हमें बहुत बारीकी से कहना पड़ेगा कि टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में XYZ ये प्रॉब्लम है, इतना उसमें बजट की ज़रूरत है या इतना लोगों की ज़रूरत है या उसके जो प्रोसेस है वो सही नहीं है, जो भी कुछ है इसके ऊपर इनफ इंफॉर्मेशन और रिसर्च अभी है ही नहीं। I mean, हम लोग सब जो काम करते हैं, can we really say confidently what is wrong with the government teacher training institutes? We do not know how much money do we really need for them. We do not even know कि हमारे out of school children कितने हैं। हमारा इंटायर डेटा कलेक्शन सिस्टम जो सरकारी डेटा कलेक्शन सिस्टम है वो टूटा हुआ है, उसके कोई भी आंकड़ों को हम सब जानते हैं कि हम पूरी अच्छी तरह से नहीं मान सकते हैं।
उसको हम कैसे स्ट्रेंथन कर सकते हैं। हमारे क्यों नहीं एनसीईआरटी की बुक्स टाइम से पब्लिश होके स्कूलों में पहुंच रही हैं, वहाँ कहाँ कहाँ बाधाएं आ रही हैं, उसको समझने की कोशिश, उसके लिए हमें क्या करना है। तो वो अगर हमें पब्लिक एजुकेशन सिस्टम को एक तरह से रिक्लेम, रिवाइव, वापस हमारे उसमें पब्लिक डिस्कोर्स में लाना है, तो हमें पहले उसी पे फोकस करना है, नॉट ओनली ऑन द प्राइवेट एंड द नॉन स्टेट जो कि प्रॉब्लमैटिक है, तभी हम उस वाले नैरेटिव को भी हम काउंटर कर सकेंगे। सो पब्लिक प्रोविजनिंग, व्हाट डज इट मीन? इट इज़ नॉट ओनली ये एग्रीगेट लेवल पे कि कितना, मतलब जैसे कि इस डॉक्यूमेंट में कहा है कि उसको 2 गुना कर देंगे 10 साल में या जो कुछ भी, उसका मतलब ये भी क्या है, किस किस जगह में हमें एक्चुअली अपने बजट्स बढ़ाने हैं। जैसे कि आई थिंक जेंडर बजटिंग एक एग्जांपल है, लेकिन अगर हमें मार्जिनलाइज ग्रुप्स के पास ज़्यादा ये हमारा स्ट्रक्चर्स ले जाने हैं कि उनको इंक्लूड करें, तो व्हाट डज दैट मीन? What does it mean to have more resources for a Dalit child or a tribal child or a girl child or some other child? We do not yet even know that. हमारे बीच में भी वो सूचना नहीं है, अभी अच्छे से नहीं है, समझ नहीं है, उसके बारे में हमने शोध नहीं किया, उसके बारे में हमने लिखा नहीं है। हम लोग भी जनरलिटीज़ में बात कर रहे हैं। अगर वो लोग जनरलिटीज़ में बात कर रहे हैं अंडर रिप्रेजेंटेड ग्रुप्स के बारे में, लेकिन हमने भी नहीं किया है वो, तो वो हमें अपने आप को मजबूत बनाने के लिए इस एक तरह से जो लड़ाई हो है बिटवीन द पब्लिक एंड द प्राइवेट, वी विल हैव टू स्ट्रेंथन आवर ओन रिसोर्सेज, and we will have to through that strengthen the resources of the public education system, and that system is neither just entirely centralized in aggregate terms and neither is it entirely decentralized at the level of the school and the teacher, क्योंकि इतना ज़्यादा अगर आप देखेंगे जो दूसरा नैरेटिव है वो सारा फोकस टीचर पे ही डाल रहा है, उसी की अकाउंटेबिलिटी पे डाल रहा है, वही बच्चे की लर्निंग लेवल पे डाल रहा है। लेकिन स्कूल में और टीचर और बच्चे के बीच में किस तरह का एजुकेशन ट्रांजैक्शन हो रहा है, वो सिर्फ स्कूल पे ही डिटर्मिन नहीं है, वो पूरा जो आपका एजुकेशन सिस्टम है वो उसके ऊपर इम्पैक्ट करता है, उस पर लेकिन हम कभी ध्यान नहीं देते हैं। It's a huge, extremely big system from MHRD right down to your block and cluster level. But do we know how that functions? What are the problems there? Why is it that it is having this impact here? Why is it that we have so much of teacher shortage? Why is it that even the RTE is not able to answer that question and we are continuing with multi-grade teaching? अगर हम forget about small narrow way of looking at learning outcomes, जिस तरह की शिक्षा की हम लोग बात कर रहे हैं, जो हम चाहते हैं, जो सिर्फ लर्निंग आउटकम तक सीमित नहीं है, उसके लिए हमें बहुत कॉम्प्लेक्स और बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज की ज़रूरत है। लेकिन सिर्फ वो कहना काफ़ी नहीं है, कहाँ ज़रूरत है, किस तरह से ज़रूरत है, क्यों ज़रूरत है, क्यों हमें टीचर ट्रेनिंग में इतना इन्वेस्ट करना है, इसके बारे में हमें और अपने ही समझ और अपना ही शोध बढ़ाना पड़ेगा दिखाने के लिए। क्योंकि ये जो ऑपोजिशनल एक तरह से नैरेटिव है वो बहुत ही आसानी से दिखा रहा है कि हम लर्निंग आउटकम बढ़ा रहे हैं, हम पैसे भी खर्च नहीं कर रहे हैं, हम बहुत एफिशिएंट हैं, तो उसको आप कैसे काउंटर करेंगे जब तक आप अपने साइड की एफिशिएंसी और को डिफाइन नहीं करेंगे। और वो आप सिर्फ टीचर पर तक सीमित नहीं रख सकते हैं, क्योंकि टीचर की फंक्शनिंग क्लासरूम में पूरे सिस्टम की एफिशिएंसी पे फंक्शनिंग है, वहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, वी विल हैव टू एंगेज विद दैट। लेकिन हम सब ने उसको जो है साइड स्टेप किया हुआ है, इसीलिए बहुत आसान है कि नहीं टेक्नोलॉजी ले आओ, ऐप में दिखा दो, ये या नॉन स्टेट एक्टर्स को ले आओ, लेकिन वो बहुत सड़ चुका है पूरा सिस्टम, ये हम लोगों को मानना पड़ेगा। लेकिन हम उसको we cannot give up on it either. We have to get into that black box, we have to open it up, we have to understand what the problems there are, and unless we do that, any talk at an aggregate level about increasing budgets, of course we need to do it, but we will have to back that up with details of why and how and where we need greater amounts of provisioning, even financial provisioning from. So बाकी और चीज़ें बिल्कुल जो कही गई हैं सही हैं, and we know that, but all I want to stress right now actually is that let's open that huge kind of Pandora's box of public system that is providing education, try to understand where it has gone wrong, what is the problem there, why it is creating the spaces for the private or the non-state actors to come, and bring that granular
evidence and that information into the public domain so that we can really, in a very sustained manner, challenge this narrative which has evolved over the last few decades and has created the space for non-state actors and away from the public provisioning of education. That's all.